वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो आज हम जूनियर साइंस टीचर के सब्जेक्ट फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आज जो है और आज को जो लेक्चर अपलोड होगा उसमें मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और मंडे वाले दिन तक हम फिजिक्स के पोर्शन को कंप्लीट कर देंगे। फिर 3-4 दिन के अंदर केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो आपको पता है कि 10 से 12 तक जो है ना वो टेस्ट कंडक्ट हो रही है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझें और होपफुली इंशाल्लाह इसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट थर्मोडायनामिक्स। आप देखेंगे यहाँ पर तो थर्मोडायनामिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, फिजिक्स के सिलेबस में से। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। सिंपली टाइम को जो है वो नज़र में रखते हुए आप थर्मोडायनामिक को सिंपली कह सकते हो कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन विथ वर्क इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स के जितने भी लॉज हैं उसका जो मेन पॉइंट है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यानी कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना और भी डिस्ट्रॉयड, ना उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। बट इट कैन चेंज, बट उसको हम चेंज कर सकते हैं। इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, टू अनदर फॉर्म। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। यूनिवर्स की जो एनर्जी होगी वो हमेशा क्या होगी? एनर्जी कंजर्व। और हम इसको एक और वर्ड लिखते हैं जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट। मीन्स एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम और एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व। अब जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर दो बॉडीज आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, विथ थर्ड बॉडीज, ठीक है, या दो सिस्टम्स थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद थर्ड सिस्टम, देन दीज थ्री आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। अब थर्मल इक्विलिब्रियम उस कंडीशन को कहते हैं जिसका टेम्परेचर क्या हो? इक्वल हो। अगर टेम्परेचर इक्वल है तो हम इसको कहते हैं कि दिस कंडीशन इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो सिंपली जीरोथ लॉ क्या कहता है कि व्हेन टू बॉडीज या उन बॉडीज को आप कह सकते हो सिस्टम्स और इन थर्मल इक्विलिब्रियम with third body or system, then these three are in thermal equilibrium with each other। फिर जो थ्री होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेटमेंट है कि अगर दो सिस्टम आपस थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम है तो तीनों सिस्टम्स और तीनों बॉडीज एक दूसरे के साथ क्या होंगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। पहले पहले समझते हैं कि सपोज करें कि एक सिस्टम को हम सिलेंडर के फॉर्म में कंसीडर करते हैं और उस सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमारे पास जो है वो गैस मौजूद है और ये इस सिलेंडर का क्या है? पिस्टन है, जिसको हम ढक्कन भी कहते हैं। ये उसका पिस्टन है। तो लाजमी सी बात है गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? मूव करते हैं। अब अगर मैं इसको हीट सप्लाई करता हूं तो मैं इसको लिखूंगा डेल्टा क्यू के फॉर्म में। अब हीट सप्लाइड होगी तो या तो ये पिस्टन मूव करेगा, यानी इस पे कुछ ना कुछ क्या होगा? वर्क होगा, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगी, जिसको हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा यू को हम कहेंगे दिस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी तब ज्यादा होगी जब टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप कह सकते हो कि उसकी इंटरनल एनर्जी इनिशियली और फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या होगी? सेम होगी।
और इसकी जो चेंज होगी फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी चेंज इसकी 0, टेम्परेचर सेम होने की वजह से। ठीक है, अब देखें अगर ये पिस्टन ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो डेल्टा डब्ल्यू है दिस इज द वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम को हम कंसीडर करते हैं क्या पॉजिटिव। और अगर हीट सप्लाइड कर रहे हैं हम सिस्टम को तो हीट सप्लाइड जो होगी वो कंसीडर करेंगे हम पॉजिटिव, क्योंकि हम इस पे हीट क्या करें ऐड कर रहे हैं, दिस इज कंसीडर टू बी पॉजिटिव। और इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तब कहलाएगी जब टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज होगा। अब सपोज करें कि मैं हीट रिजेक्ट कर रहा हूं सिस्टम में से, तो जो डेल्टा क्यू होगी दिस इज कंसीडर टू बी नेगेटिव, तो नेगेटिव तब कंसीडर होगी व्हेन हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। और अब अगर हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम होगी तो ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, तो डाउनवर्ड मूव करने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है, तो हम कहेंगे वर्क डन ऑन सिस्टम, तो वर्क डन ऑन सिस्टम, तो वर्क डन ऑन सिस्टम हम कंसीडर करेंगे किसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जब नेगेटिव कंसीडर करेंगे तो इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, और जब पॉजिटिव है तो वर्क डन बाय द सिस्टम। डेल्टा यू पॉजिटिव टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा यू नेगेटिव है इट मींस टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम विल बी डिक्रीजेस। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की स्टेटमेंट है कि एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम is converted into useful work plus change in internal energy। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि क्या है, हीट सप्लाइड आर रिजेक्टेड फ्रॉम सिस्टम or to system is equal to useful work and change in internal energy, और इंटर एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन हो गई। अब इस वर्क डन की कंडीशन को क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। सपोज करें कि पिस्टन पहले जो था वो वाई कंडीशन पे था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जो पिस्टन था वो हम उसको कह सकते हैं Y1। अब जैसे हमने हीट सप्लाई किया तो इस पिस्टन के ऊपर इस सिस्टम ने कुछ वर्क किया तो पिस्टन Y2 के ऊपर क्या है मूव हो गया। तो हमें पता होता है तो वर्क डन इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है Y2 माइनस Y1, जिसको हम डेल्टा Y लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फोर्स तो गिवन नहीं होगा क्योंकि गैस के जो पैरामीटर्स होते हैं वो प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, ये पैरामीटर्स होते हैं गैस के। तो हमें पता होता है प्रेशर इज इक्वल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया यहाँ पर डिवाइड में वहां पर मल्टीप्लाई करेगी तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो मैं सिंपली यहाँ पर प्रेशर इंटू एरिया लिख दूं इन डेल्टा वाई लिख दूं, तो एरिया इंटू लेंथ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो डेल्टा वाई है तो इसलिए हो जाएगा डेल्टा वॉल्यूम। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू द प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, आगे मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा तभी यहां पर मैंने जो है ना वो आपको इक्वेशन यहां पर समझा दी। अब इसके 4 स्पेशल केसेस हैं। पहला जो केस है दैट इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस, इसको आइसोबारिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस, बस सिंपली इतना समझना है कि आइसो मीन्स सेम प्लस बार मीन्स प्रेशर, क्योंकि बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, मीन्स अ प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, अ प्रोसेस which takes place at constant pressure is called isobaric process। अब प्रेशर कांस्टेंट तब होगा जब जो हमारा पिस्टन है ना वो क्या हो जाए, मूवेबल हो जाए। ठीक है, यानी पिस्टन मूवेबल तब होगा जब अभी हमने पढ़ा कि सपोज करें डेल्टा क्यू हम सप्लाई कर रहे हैं
तो ये पिस्टन यहाँ पर जो है ना मूवेबल हो जाएगा, तो हमारे पास लिखेंगे वर्क डन विल बी पॉजिटिव, और दैट वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। अभी हमने इक्वेशन ये ड्राइव कर दी थी, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पिस्टन क्या रहा है, ऊपर मूव कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। और वर्क डन की इक्वेशन है पी इंटू डेल्टा वी मीन्स प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा डब्ल्यू है बराबर किसके, पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा यू। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, आपको सिंपली याद करना है कि प्रोसेस which takes place at constant pressure is called isobaric process। अब याद करें, एक था हमारे पास चार्ल्स लॉ के वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो चार्ल्स लॉ में भी क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, और जैसे ही हम हीट दे रहे थे टेम्परेचर इंक्रीज करे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट आइसोबेरिक प्रोसेस रिसेम्बल्स विथ चार्ल्स लॉ। ये किससे रिसेम्बल्स करता है, चार्ल्स लॉ से रिसेम्बल्स करता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि चार्ल्स लॉ में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, वो आइसोबेरिक प्रोसेस में भी क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखें आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम एंड कोरिक इज वॉल्यूम। ठीक है, और कोर मीन्स वॉल्यूम, मीन्स अ प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और वॉल्यूम कब कांस्टेंट होगा, जब ये जो पिस्टन है वो क्या हो, फिक्स्ड हो। ये पिस्टन क्या है, फिक्स्ड हो, क्योंकि ये ना वॉल्यूम को इंक्रीज करने देगा ना वॉल्यूम को डिक्रीज करने देगा। अब लाजमी सी बात है, जब हम हीट सप्लाइड करेंगे तो इसमें जो चेंज इन वॉल्यूम है, वॉल्यूम फिक्स है, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी टोटल हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा यू। तो डेल्टा वी तो जीरो है क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है V1 और V2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू V2 माइनस V1, सेम में से सेम वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो इक्वेशन बच जाएगी डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा यू। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोसेस इन विच वर्क डन विल बी जीरो इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। वो क्या कहलाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाएगा। अ प्रोसेस इन विच नो वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। या एक दूसरा कह सकता है, अ प्रोसेस इन विच हीट सप्लाइड or heat rejected to the system is totally converted into internal energy, that is known as isochoric process। इसको भी हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, सिंपली ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। अब तीसरा है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है आइसो मीन्स सेम और थर्म मीन्स टेम्परेचर, मीन्स अ प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आप सिंपली कह सकते हो U1 और U2 क्या होंगी, सेम होगी। इंटरनल एनर्जी ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप कह सकते हो डेल्टा U इज इक्वल, सेम में से सेम वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। अब इक्वेशन देख लें, डेल्टा Q इज इक्वल डेल्टा W प्लस डेल्टा U। तो डेल्टा U थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस में जीरो है, तो आप कह सकते हो डेल्टा Q इज इक्वल डेल्टा W। ठीक है, तो ये होगी कंडीशन। तो आपको पूछ सकता है कि अ सिस्टम इन विच इंटरनल एनर्जी इज इक्वल जीरो इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, अगर पूछ सकते हैं आपको कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम और हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज टोटली कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, देन प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या सेम होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो आपको याद होगा कि बॉयल्स लॉ में क्या था, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सो आइसोथर्मल प्रोसेस रिसेम्बल्स विथ बॉयल्स लॉ। ठीक है, उसके बाद है एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस वो है अ प्रोसेस इन विच नाइदर हीट सप्लाई टू द सिस्टम नॉर हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, अ प्रोसेस
in which neither heat supplied to the system nor heat rejected from the system. ना हीट सप्लाई करेंगे और ना हीट क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे सिस्टम में से. दैट प्रोसेस इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस. ठीक है, अब देखें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू. तो ये जीरो है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से दो इक्वेशंस निकलेंगी. एक हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, फिर डेल्टा यू यहाँ पर पड़ा हो वहां पर हो जाएगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू. ठीक है, तो जिसमें डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है. यानी वो पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन की पहली कंडीशन ये थी, अब क्या करेगा, पिस्टन मूवेबल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि पिस्टन ऊपर चला गया, मतलब इसमें क्या हुई, एक्सपेंशन हुई है. आप इसको कह सकते हो दिस इज नोन एज एडियाबेटिक एक्सपेंशन. एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो गई. ठीक है, अब डेल्टा डब्ल्यू माइनस तब होगा जब क्या था, पहले सिस्टम का जो पिस्टन था यहाँ पर था, अब पिस्टन का सिस्टम क्या हो गया है, सिस्टम का जो पिस्टन है वो क्या हो गया है, डाउनवर्ड मूव हो गया है. ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो डेल्टा डब्ल्यू जिसमें माइनस है और डेल्टा यू पॉजिटिव है, आप इसको कह सकते हो दिस इज नोन एज एडियाबेटिक कंप्रेशन. ये एडियाबेटिक कंप्रेशन कहलाएगी. ठीक है, ये थे हमारे पास चार प्रोसेसेस किसके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के. अब इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में दो स्टेटमेंट है. वन स्टेटमेंट इज नोन एज क्लासियस स्टेटमेंट, अदर वन इज केल्विन स्टेटमेंट. ठीक है, तो पहले क्लासियस स्टेटमेंट. क्लासियस स्टेटमेंट क्या है कि इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लो हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क. यानी किसी वर्क को किए बिना वो इम्पॉसिबल है कि हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक फ्लो करे. दिस इज इम्पॉसिबल. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज क्लासियस स्टेटमेंट. ठीक है, तो सिंपली लिख देता हूं मैं, इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लो हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क. यानी कोई वर्क किए बिना हीट नेचुरली कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक फ्लो हो जाए, ये हमारे पास क्या है, इम्पॉसिबल है. ठीक है, ये थी क्लासियस स्टेटमेंट. जैसे हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं तो रेफ्रिजरेटर में हीट हमेशा कोल्ड से हॉट बॉडी तक की फ्लो होती है. ठीक है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का अंदर का टेम्परेचर कम होता है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी हीट अंदर से बाहर जाती है, कोल्ड से हॉट जाती है. लेकिन यहाँ पर हमें वर्क करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर. ठीक है, ओके. उसके बाद है केल्विन स्टेटमेंट. इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to construct a machine with 100% efficiency. किसी भी 100% इफिशिएंसी वाली मशीन को कंस्ट्रक्ट करना क्या है, इम्पॉसिबल है. यानी आप ऐसे समझे कि जो इफिशिएंसी होती है वो होती है आउटपुट और डिवाइडेड बाय इनपुट. यानी एक कोई मशीन इम्पॉसिबल है कि उसका इनपुट और आउटपुट आपस में क्या हो, इक्वल हो. मींस उसमें कोई भी लॉस ना हो, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा. यानी कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जिसकी इफिशिएंसी क्या हो, 100% हो. यानी इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन विथ 100% इफिशिएंसी. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ केल्विन स्टेटमेंट. यानी 100% इनपुट को 100% आउटपुट में चेंज नहीं कर सकते. ये किसकी स्टेटमेंट है, केल्विन की स्टेटमेंट है. ठीक है, सिंपली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ये दो स्टेटमेंट हो गई. अब यहाँ पर मैंने तीन प्रॉब्लम्स लिखे हैं जो बिल्कुल इजी प्रॉब्लम्स हैं. A system is 500 joule, means delta Q is equal to 500 of energy and does 200 work done. और जो वर्क डन हो रहा है वो क्या हो रहा है, 200 वर्क डन हो रहा है. फाइंड द चेंज इन इंटर एनर्जी, तो इंटर एनर्जी चेंज बताएं.
तो आप सिंपली कहेंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। 500 इज इक्वल 200 प्लस डेल्टा यू। 200 प्लस के वहां पर माइनस के होंगे, तो 500 में से 200 माइनस करेंगे तो डेल्टा यू हो जाएगी हमारे पास 300 जूल। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास 300 जूल। ओके, अ गैस रिलीजेस 300 जूल ऑफ हीट। अब क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। रिलीज हो रही है तो मैं क्या लिखूंगा, -300 जूल लिखूंगा। भले आपको यहाँ पर 300 जूल गिवन है, लेकिन यहाँ पर लफ्ज बता रहा है कि गैस क्या करे, रिलीज करिए। तो हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम इज कंसीडर टू बी नेगेटिव एंड हीट एब्जॉर्ब टू द सिस्टम इज कंसीडर टू बी पॉजिटिव। ठीक है, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 100 जूल। और जो वर्क डन सिस्टम पे हो रहा है यानी -100 जूल, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम इज कंसीडर टू बी पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कंसीडर टू बी नेगेटिव। फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताएं। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो यहाँ पर है -300 -100 प्लस डेल्टा यू। तो यहाँ पर -100 है, वहां पर +100 हो जाएगा। तो 300 + 100 डेल्टा यू इज इक्वल टू -200 जूल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। डेल्टा यू -200 जूल आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 150 जूल। यानी इंटरनल एनर्जी जो चेंज हो रही है वो 150 जूल हो रही है। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज 50 जूल। वर्क डन बाय द सिस्टम इज कंसीडर टू बी पॉजिटिव, वो 50 जूल है। फाइंड द हीट सप्लाइड। तो बताइए हीट सप्लाइड कितनी होगी। तो हीट सप्लाइड इज इक्वल डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो। डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास 50 और चेंज इन इंटरनल एनर्जी 150। तो दोनों को ऐड करेंगे तो डेल्टा क्यू हो जाएगा हमारे पास 200 जूल। ठीक है, तो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम हो जाएगी हमारे पास 200 जूल हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में। आप इस लेक्चर को देखने के बाद इसका पीडीएफ इस नंबर से हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।